जिसके पास पर्याप्त तेल भंडार है, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से एक लाचार देश है, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन इस पर लगे हुए हैं, क्योंकि भाई साहब को परमाणु बम चाहिए। साथ ही वही मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी इसके संबंध कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो सारी दुनिया में मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे, जहां आज सऊदी अरेबिया बैठा हुआ है। खैर दोस्तों, ये तो हुई आज की जियोपॉलिटिक्स की कुछ बातें। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जहां हम बात करेंगे ईरान के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ईरान के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम आता है महान पर्शियन एम्पायर का, जिसकी सीमाएं यूरोप में ग्रीस से लेकर भारत तक थी, और पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट के शासन में यह एम्पायर अपने वर्चस्व में था। लेकिन सिकंदर के आक्रमण के बाद से इस साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। दोस्तों, हम पर्शियन एम्पायर के बारे में और कभी बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे ससेनियन एम्पायर के विस्तार से, जिसे पर्शियन एम्पायर का उत्तराधिकारी साम्राज्य भी माना जाता है। ससेनियन साम्राज्य की स्थापना अर्दासिर फर्स्ट ने की थी, जिन्होंने आखिरी पर्शियन सम्राट ऑटोनोमस फोर्थ को हराया था और ससेनियन डायनेस्टी की शुरुआत की थी। और खोसरो सेकंड के समय यह साम्राज्य अपने वर्चस्व में था, जब इस साम्राज्य की सीमाएं सिंध से लेकर अनातोलिया और इजिप्ट तक थी। हालांकि इस साम्राज्य के पतन का कारण भी खोसरो सेकंड के विजय अभियानों को ही माना जाता है, क्योंकि राज्य का खजाना लगातार कम होते जा रहा था और राजा अपनी जनता पर टैक्स और बढ़ाते गया। खोसरो ने सन 626 ईस्वी में वाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी भी की थी, लेकिन वो असफल रहा था। फिर वाइजेंटीन एम्पायर के सम्राट हेराक्लियस ने एक जोरदार हमला किया और फारसी सेना को हराया। हेराक्लियस के आक्रमण के कारण ससानिद एम्पायर के अमीर क्षेत्रों की भारी तबाहियां हुई और खोसरो की प्रतिष्ठा में भी काफी कमी आई, जिससे उसका समर्थन कम हो गया। सन 628 ईस्वी में उसके बेटे कबत सेकंड ने उसकी हत्या कर दी और कबत ने हेराक्लियस से संधि कर ली और युद्ध जैसे तैसे खत्म हो गया। लेकिन ससेनियन डायनेस्टी में कबत की मौत के बाद से एक अराजकता की शुरुआत हो गई। अगले 4 सालों के दौरान लगातार 5 राजा आए और गए। कभी सत्ता सेनापतियों ने हत्या ली तो कभी सिविल वॉर की स्थिति बनी, जिसके कारण ससेनियन डायनेस्टी को एक स्थिर राजा नहीं मिल पाया। और ससेनियन एम्पायर के पास इतना समय नहीं था, क्योंकि आसपास कई सारी ताकतें मजबूत होती जा रही थी, जिनमें सबसे अहम थे अरब, जो कि इस्लाम के नाम पर लगातार एकजुट होते जा रहे थे। सन 632 ईस्वी में येज़्देगर्ड नया राजा बना, जो कि ज्यादातर अपने सलाहकारों पर ही निर्भर रहता था। वो अरबों के खतरों को नहीं देख पाया। इसी समय अरबों के खलीफा अबू बकर ने अपने कमांडर खालिद इब्न वालिद को इराक फतह के लिए भेजा। तो दोस्तों, इस तरह से एक लड़ाई की श्रृंखला की शुरुआत हुई, जो कि लगातार 20 सालों तक चलती रही। और सन 651 ईस्वी में ससेनियन सम्राट की मौत के साथ इस साम्राज्य का अंत हो गया। कई फारसी लोग सेंट्रल एशिया और भारत की ओर भागे, जहां उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। अरबों ने आगे चलकर अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाया। आगे चलकर रशीदुन कैलिफेट, उमायाद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट के तहत अरबों का साम्राज्य लगातार बढ़ता ही गया। करीब 1220 तक अरबों के लिए सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसी समय पूर्व की दिशा से एक तूफान आ रहा था, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो तूफान था महान मंगोल एम्पायर का। करीब 1153 से यहाँ खुराजमियन एम्पायर का राज था, और मंगोलों के आक्रमण के दौरान यहाँ के सुल्तान थे मोहम्मद सेकंड। और इन पर आ बेल मुझे मार वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि एक तो इन्होंने पहले चंगेज खान के साथ शांति समझौतों को तोड़ दिया, और ओरतार शहर के इनके गवर्नर ने मंगोलों को गिरफ्तार भी कर लिया। इन घटनाओं के बावजूद भी चंगेज खान ने युद्ध से बचने की कोशिश की, क्योंकि उनका ध्यान उस समय चीन पर ज्यादा था। इसलिए उन्होंने ख्वारिजियन एम्पायर के साथ फिर से शांति संधि की पेशकश की और अपने 3 राजनयिकों को सुल्तान के दरबार में भेजा भी। लेकिन सुल्तान के सर पर तो काल सवार था। सुल्तान ने उनमें से एक राजनयिक की हत्या कर दी और बाकी 2 के सर मुंडवा दिए। जब चंगेज खान तक यह खबर पहुंची तो वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत युद्ध शुरू कर दिया और मात्र 2 सालों के अंदर ही पूरे एम्पायर को ही खत्म कर दिया। अपने 1 लाख सैनिकों के साथ चंगेज खान ने भयंकर लूटपाट मचाया
और नरसंहार किया और कैस्पियन सागर के पास मोहम्मद शाह की भी हत्या कर दी। मंगोलों ने इस पूरे क्षेत्र पर करीब 36 वर्षों तक राज किया, जिस दौरान उन्हें कई विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा। आगे चलकर चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने इलखानेत एम्पायर की स्थापना की। इतिहासकार इस साम्राज्य को मंगोल एम्पायर का हिस्सा ही मानते हैं। यह साम्राज्य पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूर्व में पाकिस्तान तक था। दोस्तों, आगे चलकर सन 1370 में एक बार फिर से यह हमला हुआ और यह हमला किया था तैमूरलंग ने। तैमूरलंग का आक्रमण भी मंगोलों की तरह बहुत क्रूर था। हालांकि तैमूर ने बहुत ही कम समय में बहुत बड़े क्षेत्रों को जीत लिया था, लेकिन तैमूरिद एम्पायर मंगोलों की तरह लंबे समय तक अपने क्षेत्र नहीं बचा पाया था। तैमूरलंग की मौत के बाद उनका कोई वंशज इस काबिल नहीं था, जिसके बाद करीब 1501 में सफाविद डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इस साम्राज्य ने असल मायनों में फिर से ईरान की पहचान को फिर से स्थापित किया, जो कि सासेनियन एम्पायर के बाद से कहीं खो गई थी। सफाविद राजाओं ने खुद को सैयद होने का दावा किया, यानी कि पैगंबर साहब के वंशज, और शिया इस्लाम को बढ़ावा दिया। मूल रूप से साम्राज्य की स्थापना सफाविद द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने सूफी आदेश के तहत शिया इस्लाम को अपनाया, जो कि पहले एक फारसी राष्ट्रवादी थे। उस समय इस्लामी दुनिया में शिया इस्लाम पर प्रतिबंध था और कई शिया इमाम छुपे हुए थे, जिसके कारण वहां के स्थानीय सरदारों का समर्थन उन्हें मिला और यह जनसमूह बढ़ते गया। 1501 में ऑटोमन एम्पायर ने शिया इस्लाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे ऑटोमन सेना में शिया सैनिक वहां से भाग आए और सफाविद के साथ जुड़ने लगे। सफाविद शाह ने 1501 में स्वतंत्रता की घोषणा की और सत्ता में आ गए और शाह इस्माइल को पहला शासक बनाया, जिन्होंने 1510 तक पूरे ईरान को जीत लिया और शिया इस्लाम यहाँ का प्रमुख राजधर्म बन गया, जो कि ईरान की पुरानी संस्कृति के लिए नया और विदेशी था। यहाँ शिया धर्म को बढ़ाने के लिए कई सारे अभियान चलाए गए और सुन्नी मुस्लिम आबादी के साथ ज्यादती की गई। सफाविद एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच की दुश्मनी हमेशा चलती रही, खासकर इराक को लेकर, क्योंकि इराक में शिया इस्लाम के दो प्रमुख पवित्र स्थान थे। एक समय यह साम्राज्य दो प्रमुख सुन्नी एम्पायर से घिरा हुआ था। एक तरफ तो थे ऑटोमन्स और एक तरफ थे भारत में मुगल एम्पायर। इस साम्राज्य ने दोनों ही साम्राज्यों को हमेशा टक्कर दी। हालांकि शिया सुन्नी विवाद के कारण ये साम्राज्य कभी भी एक साथ नहीं आ पाए। दोस्तों, सफाविद एम्पायर के विकास का कारण भी ऑटोमन एम्पायर ही था और पतन का कारण भी ऑटोमन एम्पायर ही बना। इसलिए नहीं कि ऑटोमन ने बार बार सफाविदों पर हमला किया, बल्कि इसलिए कि ऑटोमन ने हमला करना बंद कर दिया। जैसे कि खाली पड़ी तलवार में जंग लग जाता है, वैसा ही सफाविद एम्पायर के साथ हुआ, क्योंकि बिना किसी खतरे के यहाँ की सेना निर्बल होती गई और यहाँ के शासक भ्रष्ट होते गए, जिसके बाद यहाँ की सत्ता शिया उलमा की एक धार्मिक परिषद के हाथों में आ गई, जिन्होंने शाहों को सत्ता से हटा दिया और 18वीं शताब्दी में ईरान पहला इस्लामिक गणराज्य बन गया। इसी बीच अफगानों की ताकत बढ़ चुकी थी और अफसरीद एम्पायर के शासक नादिर शाह ने सत्ता हथिया ली और खुद को ईरान का शहंशाह घोषित कर दिया, जिनका साम्राज्य उत्तर भारत तक था। ये वही हैं जिन्होंने दिल्ली आक्रमण के दौरान हजारों लोगों की हत्याएं करवाई थी। लेकिन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद अराजकता की स्थिति बन गई और नादिर शाह के सेनापतियों में से एक करीम खान जैन ने सेंट्रल ईरान और साउथ के हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपने दावों को वैध करने के लिए सफाविद राजवंश के शाह इस्माइल III को सिंहासन पर बैठा दिया और यहाँ से जैन किंगडम की शुरुआत हो गई। दोस्तों, ये वही करीम खान है जिन्होंने पहली बार सन 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पर्शियन गल्फ के एक पोर्ट में व्यावसायिक पोस्ट बनाने की अनुमति दी थी। सन 1779 में करीम खान की मौत के बाद एक सिविल वार शुरू हुआ। करीम खान के वंशज सत्ता को लेकर आपस में लड़ते रहे। अंत में कजार राजवंश सत्ता में आ गया और पूरे ईरान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। कजार राजवंश ने सन 1785 से 1925 तक ईरान पर राज किया। इस परिवार ने जैन डायनेस्टी के आखिरी शासक लोफ अली खां को सत्ता से हटाया और सिविल वार को खत्म किया। सन 1794 तक इस राजवंश ने पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया था और 1796 में मोहम्मद खान कजार औपचारिक तौर पर ईरान के शासक बने। हालांकि सन 1797 में उनकी हत्या कर दी गई और उनका भतीजा उनका उत्तराधिकारी बना। अपनी हत्या से पहले उन्होंने ईरान के प्रभाव को जार्जिया से लेकर कॉकेसस तक बढ़ा दिया था।
अगले शासक फतेह अली शाह के शासन के दौरान ईरान को रशिया के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। रशिया ने ईरान पर 2 बार युद्ध थोपा था, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और उत्तरी अजरबैजान का हिस्सा ईरान के हाथों से चला गया। दोस्तों, कज़ार राजवंश का अधिकार 1921 के एक तख्तापलट के साथ खत्म हो गया था।